हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोगों का सब्जेक्ट है, यानी कि विषय है जीव विज्ञान बायोलॉजी है। वार्षिक परीक्षा का पेपर है 2024 का। ये बिल्कुल वायरल पेपर है और जिसका कोड है, आपका पेपर का कोड है बी है। आप लोग को बता दें कि अगर आप लोगों का स्कूल वार्षिक परीक्षा का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, और एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, यानी कि आप लोगों का 70 में 70 नंबर फिक्स कराएंगे और बताएंगे। ठीक, संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड बताएंगे। एक एक क्वेश्चन का समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड हमारा ये प्रश्न पत्र हमारा 2 खंडों में विभक्त होगा, जो कि खंड आ में 20 MCQ रहेगा। ये प्रोसेस आप लोग जानते होंगे। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए। 20 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड किसमें पाया जाता है? हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया गया? साइकस में, नीटम में, पाइनस में और सिकायो में। किसमें पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइकस में पाया जाता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया गया है कि आर्य संवहन मूल मिलाते हैं, यानी कि फूल मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? तो हमारा देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा, सॉरी ये डी वाला नहीं, बी वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि मूलों में होगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा कि आर्य संवहन फूल मिलते किससे हैं? तो मूलों में मिलते हैं। ठीक, ये बिल्कुल आप लोगों का ये बिल्कुल वायरल पेपर है, यानी कि इंपॉर्टेंट पेपर है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का वार्षिक परीक्षा के लिए, और आप लोग इसको जरूर देखेंगे अंत तक। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और लॉन्ग आंसर भी, टाइप क्वेश्चन सभी को बता देंगे आंसर। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए स्थानियों का सबसे छोटी अस्थि है तो स्टेपीस है, यानी कि स्टेपीस होती है। ये शरीर की भी सबसे छोटी अस्थि हड्डी होती है, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि चौथा क्वेश्चन दिया गया, अनाक्षी श्वसन में PQ का मान होता है, यानी कि अनाक्षी श्वसन में PQ का मान क्या होता है? तो अनंत होता है, कोई उसकी सीमा नहीं होती, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा जो दिया गया हमारा कि यकृत में यूरिया निर्माण किसके द्वारा होता है, यह हमें बताना है। तो यकृत में जो यूरिया का निर्माण होता है वो ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑर्निथिन चक्र या यूरिया चक्र इसे कहते हैं। ठीक, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 6 वाला दिया गया है कि अस्थियों को परस्पर जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो स्नायु कहलाता है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 6 क्वेश्चन पहले पेज में था और जो दूसरे पेज पर आ जाते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विषम बीजाणुकता एवं कुंडलित पूर्ण विन्यास पाया जाता है, यानी कि किसमें पाया जाता है हमें ये बताना है। तो ये जो पाया जाता है डायोप्टोथेरिक्स में पाया जाता है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 9वां दिया गया है कि कौन सा हार्मोन विसरण द्वारा स्रावित होता है, हमें ये बताना है। तो कौन सा हार्मोन विसरण द्वारा स्रावित होता है, यानी कि इसका मतलब फैलता है, ये हमें बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन फैलता है, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 9वां क्वेश्चन में लेगर हेंस्की की डिप्टिकाएँ, यानी कि डिप्टिकाएँ पाई जाती हैं, यानी कि किसमें पाई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ये किसमें? अग्नाशय में, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जो अगला क्वेश्चन 10वां पर आ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है इंसुलिन का रासायनिक अभाव है। तो इंसुलिन का रासायनिक अभाव जो होता है प्रोटीन अभाव नहीं है, स्वभाव है, यानी कि गुण क्या है? तो प्रोटीन होता है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है मिश्रित तंत्रिका है, यानी कि मिश्रित तंत्रिका कौन कौन सी होती हैं हमें यह बताना है। तो मिश्रित तंत्रिका जो होती है वो कौन होती हैं? तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फेशियल हो जाएगा, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 12 वाला कि पेशी समन्वय में किस भाग का, यानी कि समन्वय में किस भाग द्वारा होता है हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला सेरेबेलम में होता है, यानी कि विलम में होता है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 13 वाला जो दिया गया है कौन सी पेशियां श्रांति महसूस नहीं करती हैं हमें यह बताना। तो हृदय पेशियां श्रांति महसूस नहीं करती, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 13 वाले क्वेश्चन का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि
14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में मुक्त पसलियाँ होती हैं, यानी कि मानव में मुक्त पसलियाँ कितनी होती हैं। तो मानव में मुक्त पसलियाँ कितनी होती हैं, 6 जोड़ी होती है, यानी कि 12 पसलियाँ होती हैं। ठीक, यानी कि 6 जोड़ी बराबर 12 पसलियाँ, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 वाला क्वेश्चन की मूत्र का यानी कि यूरेनियम का पीएच मान होता है, यानी कि पीएच मान कितना होता है। तो देखिए इसका जो पीएच मान होता है 4.5 से लेकर के 7 के मध्य होता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 16 वाला जो दिया गया है, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो कौन सा ये पदार्थ होता है, अमोनिया होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 16 का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सामान्य नाड़ी दाब है, यानी कि सामान्य नाड़ी का दाब कितना होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 120 mm Hg होता है, यानी कि मिलीमीटर Hg होता है। ठीक, हमारा ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 120। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 18 वाला क्वेश्चन दिया गया, सामान्य डायस्ट्रोल रक्त दाब होता है। तो ये कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 80 mmG होता है, यानी कि 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 19 वाला कि हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, यानी कि इसका प्रतिशत कितना होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 19 का राइट आंसर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 97% होता है, यानी कि 97% होता है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में श्वास लेता है, यानी कि कितना लेता है, कितना बार लेता है 1 मिनट में, हमें ये बताना है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 से 16 बार लेता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग का 20 राइट आंसर बता दिए और 20 नंबर यहाँ से आप लोग का होता है कंप्लीट। और आगे भी आप लोग का 50 नंबर कंप्लीट कराएंगे। देखिए खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि पहला क्वेश्चन यानी कि दूसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया है, प्राणियों के नामकरण की द्वि नाम पद्धति क्या है, यानी कि प्राणियों के नामकरण की द्वि नाम पद्धति क्या है, यह बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए आप लोग का इसका आंसर लिख लीजिएगा और इसको देख भी लीजिएगा। ठीक, चलिए इसका आंसर बता देते हैं आप लोग को। तो देखिए आप लोग को हेडिंग डालना है, द्विनाम पद्धति डालना है। इसमें लिखना है कि लिनियस द्वारा किसी भी जीव का नाम रखने के लिए एक विशेष विज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत की गई है, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। ये हमारा हो गया। फिर आगे क्या लिखिएगा कि इसके अनुसार प्रत्येक जीव को दोहरा नाम दिया जाता है। पहला नाम वंश यानी कि जीन्स होता है, जीन्स का, और दूसरा नाम जात यानी कि स्पीशीज का होता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ठीक, ये वाला लिख करके हमारा 2 नंबर हो गया कंप्लीट। ठीक, ये वाला हो जाएगा कंप्लीट। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उसको चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन खा वाला इसमें पूछा गया है, तो 2 नंबर ये वाला कंप्लीट हो गया पहला का। फिर खा वाला क्वेश्चन दूसरा पूछा गया कि लाल तथा भूरे शैवालों में 4 अंतर लिखे, यानी कि लाल तथा भूरे शैवालों में 4 अंतर हमें बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए चलिए बता देते हैं, इसको वाला भी लाल और भूरे शैवालों में 4 अंतर बताते हैं और 2 नंबर कंप्लीट कराते हैं। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। तो देखिए लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल में अंतर नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखिएगा कि लाल शैवाल में प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल एडी यानी कि A, D और फाइकोएरिथीन होता है, तथा भूरे शैवाल में क्लोरोफिल A, C और फाइकोजेथीन होता है। इसमें यानी कि फाइकोजेथीन होता है। और लाल शैवाल में कोशिका भित्ति यानी कि सेलुलेज, और भूरे शैवाल में सेलुलेज एवं एल्जीन की होती है। और लाल शैवाल में फ्लेजला नहीं होती है और इसमें होती है। ये बाबू 4 अंतर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। और जो हमारा गा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन की वाष्पोत्सर्जन को रोकने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो चलिए इसका आंसर भी बता देते हैं।
तो देखिए जो हार्मोन्स का नाम है एबिसिक्स अम्ल, यानी कि कोष्टक में लिख लीजिएगा ABA रंध्रों को बंद करने में, मध्यस्थता करने के वाष्पोत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गैस विनिमय का पालन करता है, यानी कि जो क्या करता है, गैस विनिमय का पालन करता है। ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि गैस विनिमय का सुविधा प्रदान करता है, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया घ वाला कि किसी न्यूक्लियोटाइड की संरचनात्मक सूत्र लिखिए, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की संरचनात्मक सूत्र लिखना है। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर भी बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ए बराबर क्या होता है, B नॉट इक्वल C के होता है, यानी कि एवं होता है, यानी कि अथवा तथा होता है। अल्फा बराबर बीटा बराबर Y बराबर 90 अंश वाले तंत्र का नाम है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और फिर हमारा जो वो 5वां क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि DNA और RNA में 4 अंतर लिखिए, और यहाँ पर देखिए इसके लिए कितना नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है। तो DNA और RNA में हमें 4 अंतर लिखना है और 2 नंबर प्राप्त करना है। तो चलिए DNA और RNA में 4 अंतर बता देते हैं, आसान वाला, और आप लोग भी याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बस वीडियो धैर्य बना करके आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक, तो देखिए इसमें अंतर लिखिएगा। पहले DNA में लिखिएगा DNA मुख्य केंद्रक पाया जाता है और RNA में केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों पाया जाता है। ठीक, ये एक एक अंतर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है DNA में बेस एडाइन जीन और थाइमिन काइटोसिन और होते हैं, और RNA में बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक, ये वाला हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि राइबोज, यानी कि राइबोज की बात कर रहा है, ये हमें बताना है राइबोज वाला कि यहाँ पर देखिए राइबोज और डियोरिबोज में खास अंतर यही होता है कि राइबोज में -OH का एक ग्रुप है और डियोरिबोज में सबसे ज़्यादा होता है। ये वाला हमारा हो जाएगा लिख करके। ठीक, और फिर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, इसको वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसको देख लेते हैं। तो इतना बताए हैं, यानी कि ये वाला DNA वाला हो गया अंतर लिख करके। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया रुधिर और लासिका में अंतर बताइए। तो रुधिर और लासिका में अंतर बताना 3 नंबर, यानी कि तीसरे का वाला क्वेश्चन पूछा गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो रुधिर और लासिका में चलिए अंतर बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया जब रुधिर, अंतर लिखिएगा, जब रुधिर कोशिकाओं में होकर बहता है तब द्रव भाग यानी कि रुधिर रस कुछ भौतिक रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण कोशिका के पतली दीवारों को छनन बाहर जाता है और बाहर यानी कि बाहर आ जाता है। फिर अगला देखिए क्या दिया गया, यदि रुधिर रस लासिका कहलाता है तो ये रुधिर लासिका कहलाता है, बाहर निकला हुआ यही रुधिर रस लासिका कहलाता है। और या वस्तुतः रुधिर ही जिसमें रुधिर रुधिर कणों अभाव रहता है। आप लोग भी अगर बना करके लिखना चाहे तो इसमें लिख दीजिएगा रुधिर और उसमें अंतर, लासिका में अंतर, तो आप लोग थोड़ा अपने मन से भी लिख लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया यानी कि विनिमय पर टिप्पणी लिखिए। खा वाला दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 3 नंबर का विनिमय पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि हमें इसको बताना है। तो चलिए इसका वाला बता देते हैं आसान तरीके से आप लोगों को। तो देखिए इसमें लिखिएगा विनिमय का अर्थ है कि किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। और जब हम किसी वस्तु को बदले दूसरी वस्तु देते या प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि तो वह विनिमय कार्य कहलाता है। और विनिमय को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। और क्रम विनिमय एक होता है जब क्रय विनिमय, यानी कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में कोई मूल्य देते हैं तो क्रय विनिमय कहलाता है। तो इसी प्रकार से विक्रय विनिमय भी होता है, यानी कि बेचते हैं तो वो विक्रय विनिमय हो जाता है। ठीक, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया 3 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है जितना कहा है क्वेश्चन में, टिप्पणी लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव क्षमता को परिभाषा दीजिए और इसका महत्व बताइए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जैव क्षमता का परिभाषा दीजिए और इसका महत्व बताना। तो चलिए इसको वाला भी बता देते हैं आप लोगों को।
तो देखिए इसमें लिखिएगा जैव क्षमता वाला लिखिएगा कि बलपूर्वक निःश्वासन के बाद वायु की वह अधिक मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःस्रावित कर सकता है जैव क्षमता कहलाता है। और हमें यह ज्ञात होता है कि वायुमंडल में फेफड़ों कितनी बार भरी जा सकती है, ये वाला है। फिर देखिए अगर इसका वो महत्व लिखना चाहे तो इसमें ERV और TB और IRV सम्मिलित है। और आयु अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति को बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निःसृत कर सकता है, ये वाला हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगले क्वेश्चन की चलिए और बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए, तो ये वाला बताना 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए इसको वाला भी बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो मतलब फिगर आप लोग बनाएंगे तो उसके नीचे लिखना है, फिगर आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग तो जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को लिख लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्राणियों में और उनकी हर प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। कोशिका के अंदर एक नलिकाकार बेलनाकार अंडाकार संरचना कोशिका द्रव में भीख यानी कि भीतरी अवस्था में, ये भीखरी नहीं है, भीतरी अवस्था में पड़ी रहती है। और तथा कोशिका में यह 2 प्रकार की झिल्लियां से घिरी होती हैं और बाह्य झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली कहलाती है। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगर कार्य भी इसका लिखना चाहे तो देखिए आप लोग को इसका संरचना और कार्य भी बता देते हैं। देखिए इसका कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली से बंधे कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रियन और एक वचन है जो कोशिका के जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को शक्ति देने के लिए आवश्यक अधिकांश रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और फिर क्या आगे है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उत्पादित रासायनिक ऊर्जा एडेनोसिन और ATP यानी कि ट्राइड फास्फोरस यानी कि एडेनोसिन ट्राइड फास्फोरेट ATP का फुल फॉर्म होता है नामक एक छोटे अणु को संग्रहित होती है। और फिर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा लिख करके। ठीक, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया और आप लोगों को ये वाला 3 नंबर कंप्लीट होगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि पादप हार्मोन यानी कि चौथा का क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप हार्मोन के महत्व बताइए, ये हमें बताना। 3 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। तो बाबू आप लोग ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। चलिए इसका आंसर भी आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए पादप हार्मोन में क्या लिखना है कि पादप हार्मोन पौधों को निश्चित आकार देने के साथ बीज विकास, पुष्पण का समय, फूलों के लिंग और पत्तियों और फलों के वर्ध का यानी कि बुढ़ापा के लिए उत्तरदायी होता है। यही हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। ये 3 नंबर भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है। और देखिए जो इसमें अगला क्वेश्चन कहा खा वाला कि C3 एवं C4 पथ पर अंतर लिखे, यानी कि इसका अंतर लिखे। ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, तो चलिए आप लोगों को इसको समझा देते हैं और बता देते हैं और 3 नंबर कंप्लीट करा देते हैं। तो देखिए इसमें लिखेगा कि C3 में लिखेगा कि C3 पौधों में लगभग 95% यानी कि % झाड़ियाँ, पेड़ और पौधों शामिल हैं, जबकि C4 पौधों में उन पौधों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अंधेरे प्रतिक्रिया के दौरान C4 मार्ग का उपयोग करते हैं। ठीक, ये वाला होगा। और इन पौधों के क्लोरोप्लास्ट द्विरूपी होते हैं और जबकि C3 के पौधों के विपरीत C4 पौधों के पत्तियां क्रंच शरीर वाले रचना होती हैं। तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए गा वाला जो कहा, यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि देखिए क्या कहा है कि हृदयपात और कोरोनरी धमनी रोग तथा पेरिकार्डियट पर टिप्पणी कीजिए। थोड़ा सा लिखना है, 3 नंबर ले लेना है, यानी कि थोड़ा बता देना है इसके बारे में। 2-3 लाइन का एक हेडिंग बता दीजिएगा आप लोग और 3 नंबर इसका ले लीजिएगा। ठीक, ज़्यादा नहीं इसमें लिखना, थोड़ा लिखना। फिर चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्न प्रश्नों को समझाइए और 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पहला दूसरा कि CAM पौधों पर टिप्पणी लिखे, यानी कि CAM पौधों पर टिप्पणी लिखना है। तो ये वाला आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन है। और चलिए इसका वाला भी बता देते हैं आप लोगों का। फिर इसमें देखिए दूसरा क्या पूछा गया है, प्लेज्मोडेस्टोमा का मुख्य कार्य है, यानी कि प्लेज्मोडेस्टोमा का मुख्य कार्य क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग को बता देते हैं। सर्वप्रथम CAM पौधों पर टिप्पणी लिखना है। ठीक, तो चलिए इसका वाला आंसर बता देते हैं।
देखिए इनका जो मतलब होता है CAM पौधों का जो कार्य होता है क्या होता है कि देखिए देखिए क्या होता है, टिप्पणी लिखना है कि इन पौधों में दिन के समय कार्बनिक अम्लों की मात्रा घटती है, फलस्वरूप पीएच मान जो होता है अधिक होता है और रंध्र बंद हो जाते हैं। रात्रि के समय इन अम्लों की मात्रा बढ़ती है, वह पीएच कम तथा रंध्र खुल जाते हैं और इन पौधों में उपस्थित विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक अम्लों के उपापचयन के कारण ही इन्हें CAM पौधे कहते हैं। ठीक, ये वाला हो जाएगा। और फिर प्लाज्मोडेमोस्टो वाला चलिए बता देते हैं उसका आंसर। देखिए आप लोग को बता दे उसका आंसर भी, देखिए क्या होता है इस पर बता देना है। देखिए प्लाज्मोडेमोस्टो संलग्न कोशिकाओं के बीच संयोजन होते हैं और प्लाज्मोडेमोस्टो मेटा और सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि पादप कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान तथा संपर्क के लिए अंतरकोशिकीय जीव द्रव्यी पुलों की तरह कार्य करते हैं। ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और फिर देखिए इसमें अगला क्वेश्चन जो 6 वाला पूछा गया है कि ऊतकों में गैसीय विनिमय का वर्णन कीजिए, अथवा करके भी दिया गया है कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, 5 नंबर दिया जाएगा और ऑफर आप लोगों को दिया गया है। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया गया है अथवा में कि शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग को सर्वप्रथम पहला वाला बता देते हैं, ऊतकों में गैसीय विनिमय का वर्णन कैसे करना है, क्या लिखना है। तो 5 नंबर ये वाला भी कंप्लीट कर लो। ठीक, चलिए आंसर बता देते हैं। तो देखिए इसमें लिखिएगा जो ऊतकों में मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है, इसमें लिखिएगा गैस का आदान प्रदान फेफड़ों के रक्त एवं एल्वियोली के बीच होता है और फिर शरीर के चारों ओर रक्त क्या होता है, रक्त और ऊतक कोशिकाओं के बीच सरल प्रसार के मध्य से होता है। गैसें फेफड़ों में वायु कोशिकीय कोशिका झिल्ली की झिल्लियों के पार करती हैं और जहां ऑक्सीजन प्रवेश करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्रवाह से बाहर निकलती है। ये वाला भी हमारा लिख कर कंप्लीट हो गया। अगर आपको लोगों को और आएगा तो और इसके बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लिखना तो थोड़ा बड़ा लिखना हमारा फर्ज बनता है, तभी नंबर देने का वो कष्ट करेंगे, यानी कि नंबर देंगे जो अध्यापक चेक करने वाले रहेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो देखिए आप लोगों का ये वाला हो गया कंप्लीट, ये 5 नंबर भी कंप्लीट होगा। और जो अथवा वाला दिया गया यानी कि शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखे, तो ये वाला आप स्वयं से कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बिना देरी के देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है जीवन के 3 डोमेन क्या हैं, इसकी तुलना कीजिए और 5 नंबर लीजिए। अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को नामांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए और समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए, तभी 5 नंबर दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आप लोगों को यही आसान दिख रहा होगा कि जीवन के 3 डोमेन क्या है, इसकी तुलना कर देते हैं, 5 नंबर आप लोगों को दिला देते हैं और बता देते हैं। ठीक, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। तो देखिए इसका आंसर लिखेगा कि जीव में कोशिका के प्रकार के आधार पर सभी जीवन को 3 डोमेन में वर्गीकृत किया जा सकता है। बैक्टीरिया क्या लिखा है, बैक्टीरिया की कोशिकाओं में कोई केंद्रक नहीं होता है और आर्किया में बैक्टीरिया की तुलना में एक अलग ही कोशिका भित्ति होती है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। और यूरोकियट्स कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। और ये वाला हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। और अगर आप और भी लिखना चाहे, बना के लिखना चाहे, या आप लोग को और आता है तो आप लोग इसके आगे लिख सकते हैं। यही वाला हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर से। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, तो देखिए ये वाला जो कहा है यानी कि अथवा वाला आप स्वयं से कर लीजिएगा, जो आपको समझ में आएगा। ये वाला चाहे कीजिएगा तो आप लोग ये स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, यानी कि रेडी कर लीजिएगा। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया कि एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन्स तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। और अथवा करके भी दिया गया है कि तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति तथा इसके संचरण की विधि का वर्णन कीजिए। तो चलिए सर्वप्रथम आप लोगों को यही पहला वाला बताते हैं, इसको कार्यों का हार्मोन्स का जो है कार्यों का उल्लेख कर देते हैं, 5 नंबर दिला देते हैं और कंप्लीट करा देते हैं। ठीक, तो इसके देखिए इसके लिख दीजिएगा कार्य निम्नलिखित हैं। पहला जो कार्य है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का नियंत्रण करना होता है, यह पहला कार्य हो गया। फिर दूसरा कार्य देखिए क्या है कि रुधिर में ग्लूकोज, वसा अम्ल तथा एमिनो अम्ल की मात्रा बढ़ाना होता है, ये दूसरा कार्य हो गया। जो तीसरा कार्य हो जाएगा कि ग्लूकोकार्टियोक्स प्रदाह क्रियाओं को रोकता है, अर्थात प्रदाह
विरोधी की तरह कार्य करते हैं और ये दर्द और सूजन में काम करते हैं एवं दर्द और सूजन में काम करते हैं। ये वाला हो जाएगा। उसकी तंत्रिका में निषेधक प्रभाव होता है, डालते हैं और ये प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को रोकते हैं अतः अंगों को प्रत्यारोपण, एलर्जी और गठिया रोग के उपचार में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला हो जाएगा। फिर पाँचवां लिखेगा कार्य इसका कि ये हार्मोन्स रुधिर में लाल रुधिराणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं और श्वेत रुधिराणुओं की संख्या को कम करते हैं। ठीक है, पांचवा कार्य हो जाएगा हार्मोन्स का। और जो 6 वाला कार्य है कि ये कोलेजन तंतुओं का निर्माण कम करते हैं और क्या होता है, ये शरीर में पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का वितरण नियंत्रित करते हैं और जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखते हैं। ये 6 आप लोग कार्यों का उल्लेख कर दीजिएगा, आप लोग का ये नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए अगला देखते हैं। तो देख सकते हैं ये वाला हमारा जो हो जाएगा 5 नंबर कार्यों का उल्लेख करके हो जाएगा कंप्लीट। अथवा करके भी आप लोगों को ऑफर दिया जाएगा। 5 नंबर ये कंप्लीट हो गया। फिर अथवा करके भी इसमें आप लोगों को ऑफर दिया जाएगा कि तंत्रिका में तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति और इसके संचरण की विधि को वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को अगर ऊपर वाला नहीं आया तो वैसे तो हम ऊपर वाला आप लोगों को बता दिया, समझा दिए हैं। तो ये आप लोगों का 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। यही आप लोगों का कक्षा 11 का ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का बिल्कुल वायरल पेपर है। अगर आप का पेपर नहीं हुआ तो अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा और इस वीडियो को कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस पेपर को देख सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।